साफ तौर पर मुद्दे जो हमारे हैं, जिन मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, मुद्दा रोजगार का हो, मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, मुद्दा चे मूल निवास भू कानून का हो, मुद्दा हमारा चे आज अग्निवीर का मुद्दा हो, या हमारा ओपीएस का मुद्दा हो, या 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हो, पुलिस के 4600 ग्रेड पे का मुद्दा हो, हमारे होमगार्ड के 365 दिन की रोजगार की हो, या कैलेंडर की जो बात है, वार्षिक कैलेंडर की बात हो, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है। आज चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, आज चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच हो रहा है। और ये कहना चाहता हूँ कि जब जब जनता ने एकजुटता दिखाई, जब जब जनता ने एकता दिखाई, तो सामने कितनी भी बड़ी राजशाही हो, सामने कितनी भी बड़ी सत्ता हो, तब तब आम जनता ने इन सत्ताओं के चुल्ले हिलाने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस क्षेत्र में, इस पहाड़ में, इस राज्य में जिस प्रकार से विकास की धारा से ये राज्य बहुत पीछे छूट गया है, जो मुख्य धारा में हमारे पहाड़ के गांव को नहीं जोड़ता है, सुदूरवर्ती क्षेत्र को नहीं जोड़ता है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस पहाड़ को हमारी सरकारों ने अनाथों की तरह छोड़ दिया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पहाड़ पर विकास के नाम पर बिल्डिंगें तो खड़ी हो रही है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं अगर वो बिल्डिंग स्कूल की खड़ी हो रही है तो उसमें शिक्षक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि वो बिल्डिंग अस्पताल के नाम पर खड़ी हो रही है तो उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, उस अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन नहीं है, उस अस्पताल के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जहां पर अगर कोई थोड़ा सा गिरकर किसी के पांव में मोच आ जाए तो उससे भी ऋषिकेश और देहरादून की दौड़ लगाने पड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये लड़ाई है, आज ये उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो 3 बार की सांसद है, 3 बार की सांसद होने के बावजूद भी मैं समझता हूं, या आप लोग देख लीजिए कि वो उनके 3 बार के कार्यकाल में उनकी 100 दिन की उपस्थिति इस क्षेत्र में भी नहीं रही होगी। अरे दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद निधि के रूप में पैसा आता है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सांसद महोदया उस पैसे को भी यहाँ से लैप्स करवा के वापस कर देती है। जिस पैसे से यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था सुधर सकती थी, शिक्षा की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ सड़कों की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ के युवाओं को कहीं स्वरोजगार की व्यवस्था हो सकती थी, उस पैसे को इस सांसद निधि के माध्यम से वो वापस देने का काम करती है। तो हम कहते हैं कि ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे बीच रहने वाले लोग जो अनेकों मुद्दों को प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे बीच से आगे जाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई चाहे रोजगार की लड़ाई हो, वो लड़ाई चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो। हमने जब 5-7 वर्षों से सड़कों पर लड़ाई लड़ी तो कहीं न कहीं हमें भी समझ आया, और कहीं न कहीं जो उस प्रदेश हित में जो चिंतित करने वाले लोग हैं, जो चिंता करते हैं इस प्रदेश की, उन लोगों ने जब कहा कि बेटा कब तक सड़कों पर लड़ते रहोगे, उन्होंने कहा कि बेटा सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लड़कर तुम केवल सरकार को ज्ञापन दे सकते हो। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लड़कर तुम केवल सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम सड़कों पर लड़कर केवल सरकार का पुतला दहन कर सकते हो, परंतु तुम्हें अगर यह तय करना है कि प्रतापनगर क्षेत्र में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनना है, तो ये सड़कों पर लड़कर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतापनगर के अंदर एक पॉलिटेक्निक खोलना है, तो ये सड़कों पर लड़कर तय नहीं किया जा सकता या प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा तुम जैसे लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को इस उत्तराखंड की विधानसभा या भारत की संसद के भीतर जाना होगा। हम लोगों ने उनका ये सुझाव लिए, उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन किया, और आज हमने इस लोकसभा चुनाव में उन लोगों के कहने पर, इस प्रदेश के युवाओं के कहने पर हमने ताल ठोकी। बस शर्त है कि आज तक सड़कों पर जिन युवाओं ने साथ दिया है, आज तक सड़कों पर जैसे युवाओं ने हमारा सहयोग किया है,
मुझे लगता है कि यदि अभिभावकों ने उसी प्रकार का सहयोग कर दिया तो कहीं न कहीं टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर हमारे पक्ष विपक्ष के नेता भी प्रचार करने आएंगे और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वो घोषणा तो करेंगे पर आप 5 साल 10 साल 15 साल पीछे का चुनावी के दौरान का जो इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, चुनावी घोषणाओं में से 99% घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी आएंगे, कुछ मंत्री भी आएंगे प्रचार में, वो कहेंगे कि हमने युवाओं के लिए नकल रोधी कानून लागू कर दिया है। और मैं कहना चाहता हूं जिस नकल रोधी कानून का सरकार श्रेय ले रही है वो श्रेय सरकार को नहीं लेना चाहिए। आज उत्तराखंड को बने हुए 24 वर्ष हो चुके हैं। अगर सरकारों को कोई भी सरकार रही हो, वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, अगर उन्हें युवाओं से इतनी हमदर्दी थी, अगर उन्हें युवाओं के भविष्य की इतनी चिंता थी तो कब का यह नकल रोधी कानून आ जाता जब 2005 में पटवारी पेपर लीक हो गया था। पर उन्होंने नहीं चाहा। यह नकल रोधी कानून यदि इस प्रदेश में आया है तो कहीं न कहीं उन युवाओं की बदौलत जिन युवाओं ने हमारे साथ मिलकर लाठियां खाई है, उन युवाओं के बदौलत जिन युवाओं ने हमारे साथ मिलकर झूठे मुकदमे झेले हैं, उन युवाओं की बदौलत जिन युवाओं ने हमारे साथ जेल कोठरी में रातें काटी है, ये नकल रोधी कानून उन युवाओं की बदौलत आई है, उनके संघर्ष की बदौलत आई है। तो मैं कहना चाहूंगा इस नकल रोधी लाने का जो संघर्ष है, जो श्रेय है, वो यहाँ के युवाओं को जाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि इस देवभूमि से छिड़ी है जंग, इस देवभूमि से उठी है आवाज। जिस प्रकार से 1.5 माह पूर्व हमारी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस नकल रोधी कानून पर हस्ताक्षर करके कहा गया है कि इस नकल रोधी कानून को पूरे देश में प्रभावी किया जाएगा। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड से उठी एक आवाज आज पूरे देश में नकल रोधी कानून लागू होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ, बिना झुके, बिना रुके, बिना थके हम 5-7 वर्षों से ईमानदारी के साथ सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आज कई परिणाम हमारे पक्ष में है। तो मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं का बदहाल स्थिति है, उस स्वास्थ्य सुविधाओं के बदहाल स्थिति के लिए आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया जाएगा। आज शिक्षा का जो स्तर इस क्षेत्र में है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय बंद हुए जा रहे हैं, जहां पर हमारी सरकारें स्कूलों में शिक्षक नहीं भेज पा रही है, उन्हें स्कूल शिक्षकों को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रही है, डॉक्टरों को पहाड़ नहीं चढ़ा पा रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी लोगों के साथ मिलकर उस संघर्ष को भी पूरा किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से वो बात चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर हो या इस उत्तराखंड में जो ये उत्तराखंड भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है, या इस उत्तराखंड को इस भ्रष्टाचार की आग से जलाने बचाने का हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उन सभी मुद्दों के साथ जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है, जो हमारा जल जंगल जमीन के साथ भू कानून और मूल निवास का मुद्दा है, उन मुद्दों पर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और उन मुद्दों पर आप लोगों के साथ संघर्ष किया जाएगा। हमने जिस प्रकार से इस उत्तराखंड की जो कोने कोने से हमने पिथौरागढ़ से लेकर चक्रता उत्तरकाशी चमोली तक की लड़ाई लड़ी है, हम लगातार युवाओं के लिए संघर्षरत रहते हैं। हमारी चिंता ये रहती है कि कहीं न कहीं इस प्रदेश का जो बेरोजगार नौजवान है, जो आज नशे की तरफ जा रहा है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी। वो चिंता हमें सताती है क्योंकि हम खुद उस लाइन से गुजर कर आ चुके हैं। आज हमारे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के लिए अपार संभावनाएं हैं, पर हमारी सरकारों के पास उन नौजवानों को रोजगार देने का रोड मैप नहीं है। आज जिस प्रकार से मैं अगर टिहरी डैम की भी बात करूं तो टिहरी डैम में जो हमने आंकड़े जुटाए, जो आंकड़े निकाले, तो उससे बड़ा दुख हुआ।
वहां पर जो आंकड़े निकले उसमें देखा गया कि टिहरी डैम में, जिस डैम में हमारे सैकड़ों गांव समा गए, जिस डैम के कारण हमारे हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा, जिस डैम बनने के बाद हमने अपनी संस्कृति को खोया, जिस डैम बनने के बाद अगर गढ़वाल में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही है तो वो टिहरी डैम के कारण हो रही है। उसके बावजूद भी जब हमने डेटा जुटाया, आंकड़े निकाले तो देखा कि टिहरी डैम में केवल और केवल उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी मिल रही है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, जिस डैम के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उस डैम से केवल मात्र 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को मिलना कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये सरकारें जो दिल्ली से चलने वाली सरकारें हैं, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि उत्तर प्रदेश से अपना हिस्सा, अपना हक मांग लें। आज हम ये मांग करते हैं, टिहरी डैम में कोई 100-200 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज ये लड़ाई टिहरी डैम को लेकर भी है। टिहरी डैम में 50% की हिस्सेदारी के स्वामित्व की लड़ाई है। 50% की हिस्सेदारी का स्वामित्व खुद उत्तराखंड होना चाहिए, और उससे जो पैसा आएगा, मैं कहना चाहता हूं यहाँ के नौजवानों को, लाखों नौजवानों को उसी पैसे से रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। आज बड़ा दुख हुआ कि जो टिहरी डैम जैसी कई परियोजनाएं हैं, कई सिडकुल को देख लो या कई ऐसे जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जहां पर जियो तो बना था कि 70% स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, पर ये रोजगार कागजों में दिया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर धरातल पर रहकर इसमें काम किया गया, इसके आंकड़े जुटाए गए, तो कहीं ना कहीं आज ये रेशो उल्टा बन चुका है कि 30% उत्तराखंड के स्थानीय युवा, 70% बाहर के युवा। तो ये हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए। आज जिस प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, आज इस प्रदेश को बचाने की जो समस्याएं हैं, उस प्रदेश को बचाने की जो मुहिम है, उस मुहिम से आप लोगों को जानना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस शांतवादियों में, उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में कहा जाता है कि ये प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है, इस प्रदेश में अगर बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसी हैवानियत हो रही है, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये प्रदेश गलत दिशा की ओर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में जो दोषी हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे जो नेता, जो बड़े नेता, जो अपने आप को उस प्रदेश की महान नेता समझते हैं, वो नेता उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आज अगर हमारे नेता पाक साफ हैं, अगर आपकी संलिप्तता इसमें नहीं थी, तो लंबे समय से बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उस सीबीआई जांच की मांग को पूरा करके बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच करवाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भले बहन अंकिता भंडारी के साथ ये प्रकरण हुआ हो, अगर ऐसे प्रकरणों पर रोक नहीं लगाई गई, ऐसे प्रकरणों पर रोकथाम नहीं हुआ, तो कल के दिन हमारी बहन बेटियां भी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता की इस लड़ाई में एकजुट और एकमुठ होकर लड़ने की बात है। आज भर्ती घोटालों में हम लोग 450 दिनों से देहरादून में टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि भर्ती घोटाले करने वाले लोग, वो चाहे इस प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारी हो, इस प्रदेश के विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री हो, जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेचा है, जिन लोगों ने युवाओं के सपनों पर पानी फेरा है, हमने 450 दिनों से देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं और एक मांग के साथ कि इन लोगों की सीबीआई जांच करवाई जाए। परंतु सरकार, विपक्ष जब खुद संलिप्तता पाई जाती है, तो उस पर भी सीबीआई जांच नहीं होती है। आज मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे पुलिस के नौजवान भी खड़े हैं, यहाँ पर हमारे पीआईडी के नौजवान भी खड़े हैं। आज से 2 साल पूर्व कहीं न कहीं पुलिस लाइन देहरादून में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि हम अपने पुलिस नौजवानों को 4600 ग्रेड पे
की व्यवस्था करेंगे। वो इसलिए कहा था क्योंकि उस दौरान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली थी। और मजे की बात सुनिए, हमारे पुलिस के नौजवान सुन रहे हैं कि आचार संहिता से पहले कहा गया कि 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा, पर जब विधानसभा चुनाव जीते, सरकार बनी, तब वहां पर वो अपना वचन वापस लेते हुए कहा कि कोई 4600 ग्रेड पे की व्यवस्था नहीं होगी। अरे पुलिस वाले तो छोड़िए, वो तो आंदोलन नहीं कर सकते। उनके घर वाले जब आंदोलन करने बैठे तो जिनके घर वाले सबसे आगे जो नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। यह व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। आज होमगार्ड भाइयों को कहा गया था कि आपको 365 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, पर आज भाइयों से पूछ लीजिए, यहीं पर खड़े हैं। मैं कहता हूं कि इन झूठी घोषणाओं पर, इन जुमलों पर वार करने की जरूरत है, वोट की चोट करने की जरूरत है। आज कई कर्मचारी यहाँ पर हो सकते हैं, हमें सुन रहे हो, लाइव के माध्यम से सुन रहे हो। एक ऐसा कर्मचारी जो अपने नौकरी की तैयारी करते समय दिन रात एक कर देता है, वो अपने सपने को साकार करने के लिए 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे भी पढ़ता है, परंतु इस उद्देश्य के साथ इस सपने लेकर पढ़ता है कि कहीं ना कहीं उसकी सरकारी नौकरी अगर लग गई तो उसका जीवन सुरक्षित हो गया। और उसका जीवन सुरक्षित होने के साथ जब वो इस विभाग से रिटायरमेंट लेगा तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वो और उसका परिवार, जो उसकी बुढ़ापे का सारा जो पेंशन थी, उसके सारा अपना जीवन काटेगा। पर आज हमारी सरकारों ने एनपीएस लाकर ओपीएस को हटाकर जो हमारे कर्मचारियों के पेट पर लात मारी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज उस कर्मचारी के परिवार को इस एनपीएस के विरोध में वोट पर चोट करने की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड को जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है, इस उत्तराखंड में हर एक घर से एक फौजी होता है, एक शिक्षक होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिन युवाओं के सपने थे कि वो इस देश की सरहदों पर जाकर इस देश की सुरक्षा करे, इस देश के लिए कुर्बान हो जाए, उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके जिस अग्निवीर योजना को लाया है, मैं समझता हूं कि उन युवाओं के पास आज मौका है। वो युवा उस अग्निवीर योजना के विरोध में कहीं ना कहीं इस पर और उनके अभिभावक आज अग्निवीर योजना के विरोध में वोट की चोट करें। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से जो रिश्वतखोरी चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, ये लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में यह हालत है कि एक मंत्री की बेटी 13 नंबर में डॉक्टर बन जाती है और एक आम युवा 80 नंबर लाकर बाहर हो जाता है। यह घटना आप लोगों ने देखी होगी। इस घटना को लेकर हम बागेश्वर के अंदर उपचुनाव को लेकर गए थे। वहां के जो मंत्री थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस दौरान जब हमने ये मुद्दा उठाया तो उनके उपचुनाव में वो हारते हारते बचे। पर ये क्या, ये व्यवस्था ये किसके लिए बना दी है कि एक मंत्री की बेटी, एक विधायक की बेटी 13 नंबर में डॉक्टर बन जाए और एक आम युवा जो मेहनत का युवा है, जो योग्य है, जिसके अंदर क्षमता है, वो 80 नंबर लाकर भी बाहर हो जाए। हमने इस व्यवस्था को सुधारना है। आज हो सकता है कि आपके बच्चे कमरे में रहकर, कोचिंग में रहकर, लाइब्रेरी में रहकर कड़ी मेहनत कर रहे हो, पर इनके पीछे जो इन्हें पीछे धकेलने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों से लड़ने की जरूरत है। हमने एक बात बीच में उठाई थी, एक आवाज बीच में उठाई थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना पेपर के, बिना भर्ती के एक एसडीएम तक बना डाला। उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बनने से अब तक चपरासी से लेकर पीसीएस तक के पद बिके हैं। हमें वो बदलाव लेने की जरूरत है, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज हमारे होटलियर्स भाई जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी जो उन भाइयों की जो मांग है, वो कहते हैं कि हम भले ही अपना परिवार छोड़कर हम देश के नामी होटलों में, विदेशों के नामी होटलों में कार्यरत हैं, पर हमारा परिवार आज भी गांव में है। हम इस प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने या काम कर रहे हैं। इस
देश की आर्थिकी को मजबूत करने यहाँ काम कर रहे हैं, पर उनकी मांग रहती है कि कहीं ना कहीं उन होटलियर्स भाइयों को जो जीवन बीमा जो उनका होना चाहिए था, इसके लिए सरकार आज तक कोई रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है। मैं उन होटलियर्स भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, और जिस प्रकार से आप लोगों का जो इस प्रदेश की आर्थिकी में योगदान है, इस देश की आर्थिकी में योगदान है, आप लोगों का इस मांग का सम्मान करते हुए हम आप लोगों की मांग को भी उठाने का काम करेंगे। आज समस्याएं तो बहुत है, पर समय हमारे पास बहुत कम है। आज 14 विधानसभाओं को हमने दौरा करना है, आज जगह जगह जाकर लोगों को मिलना है, क्योंकि हमारे जो दल हैं उन्होंने प्रत्याशी दिए, पर उनके चुनाव चिन्ह तो पहले से आए हुए हैं। पर हम सौभाग्य समझते हैं कि चुनाव आयोग ने जो हमें जो चुनाव चिन्ह दिया वो भी हीरा दिया है, और मैं समझता हूं कि अब उस हीरे को कैसे चमकाना है वो आप लोगों ने तय करना है। मैं कहना चाहता हूं कि उस हीरे को कैसे कोहिनूर में बदलना है वो आप लोगों के हाथ में है। आज हम ये नहीं कह सकते कि उस बूथ पर हमारा वो व्यक्ति है, उस बूथ पर वो व्यक्ति है। हमने जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समाज, इस प्रदेश के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए कार्य किया है, मैं समझता हूं कि आज बारी है उन युवाओं की, आज बारी है उन अभिभावकों की, वो भी आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करें। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गांव में, अपने बूथ पर आप बॉबी पवार को प्रत्याशी मत मानिए। आप अपने गांव में, अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानते हुए उस बूथ पर मेहनत करिए, और इतनी मेहनत करिए कि ये कहीं राष्ट्र जो राजनीतिक दल है वो कोसों दूर छूट जाए। अगर इस संकल्प के साथ हमने काम करना शुरू कर दिया, आगे काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चक्राता से लेकर पूरी यमुना घाटी, गंगा घाटी, पूरा राय, जौनपुर, जौनसार, विकासनगर से लेकर पूरी एकजुटता हो चुकी है। अब मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं, और कहीं न कहीं अगर हम यहाँ पर संकल्प लेके काम करते हैं और इसमें कामयाब होते हैं, तो ये टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार टिहरी क्षेत्र में एक नया इतिहास का अध्याय लिखने जा रही है। आज मांगे बहुत है, हमारी बातें बहुत है, पर समय को भी देखना है, आगे भी कार्यक्रम है। मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों का, समर्थकों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, मातृशक्ति का हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने